वेलकम टू मैंगो प्लेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए अनदर टॉपिक इन चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क 1। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 किसके अंदर चल रहा है चैप्टर नंबर 10। जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए इस सेशन को। ये जो आप सेशन देख रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके उतना मैक्सिमम शेयर करना है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्प्रेडशीट टूल कैल्क ओ कैल्क, उसका पार्ट 1। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। आज बारी है किसकी? आज बारी है वर्किंग विद फॉर्मूलाज की। किसकी बारी है? आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्सेल शीट जैसे होती थी, एक्सेल शीट के अंदर हम एक सेल के अंदर डेटा देते थे, सिमिलरली कैल्क के अंदर हम एक सेल के अंदर डेटा देने वाले हैं। डेटा तो हम देते ही देते हैं, उस डेटा पे फॉर्मूला कैसे लगता है ये भी आज हम जानेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, फिर से मैं आपको रिवाइंड करा देती हूं, आज का टॉपिक है क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस जिसका कोड है 165, यूनिट 3 चल रही है, ऑफिस टूल्स। यूनिट 3 ऑफिस टूल्स के अंदर चैप्टर नंबर 10 प्रेजेंटेशन टूल ओ कैल्क, सॉरी इट्स स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क। प्रेजेंटेशन टूल खत्म हो चुका है चैप्टर नंबर 9 में। जी हाँ, स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क का पार्ट 1। तो आज शुरुआत करते हैं वर्किंग विद फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में जाना था कि डेटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला का एक बहुत ही छोटा सा हिंट हम समझ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज को काफी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूलाज आर द डेटा एंट्रीज। फॉर्मूलाज क्या होती हैं? फॉर्मूलाज होती हैं डेटा एंट्रीज दैट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर सेल्स। एक वर्कशीट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको कौन बताता है? उसको बताता है फॉर्मूला। मतलब कि एक वर्कशीट के अंदर मल्टीपल सेल्स कैन बी रिलेटेड। बहुत सारे सेल्स आपस में रिलेटेड हो सकते हैं और उनके आपस में रिलेशन को कौन बनाता है? फॉर्मूला। अगर इसको समराटिकल वे में समझें तो कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या करते हैं? These formulas are something that establish, क्या करते हैं? वो establish करते हैं, they establish relations। क्या establish करते हैं वो establish करते हैं relations। क्या establish करते हैं? वो establish करते हैं relations। establish relations among किसके बीच में? सेल्स के बीच में। सेल्स के बीच में रिलेशंस बनाता है कौन? अगर एक वर्कशीट की बात करें, मैंने कहा कि एक वर्कशीट है, एक वर्कशीट के अंदर हो सकते हैं बहुत सारे सेल्स। अलग अलग सेल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। चलिए, फॉर्मूलाज मेक अ सेल्स वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन अदर सेल्स। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं इंटायर वर्कशीट में हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो हर सेल के अंदर जो डेटा होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। यूनिक भी हो सकता है, रिडंडेंसी भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर एक सेल के बाद दूसरे सेल में अगर सेम डेटा है तो वो एरर दिखाएगा। नहीं, क्यों? कोई भी डेटा आप किसी भी सेल के अंदर देते हैं वो उस सेल के लिए यूनिक होता है। इट डजंट मैटर कि एंटायर वर्कशीट में वो सेम डेटा आप किसी अदर सेल को दें या ना दें, दे सकते हैं। एक वर्कशीट में मल्टीपल सेल्स कैन हैव द सेम डेटा। एक वर्कशीट में बहुत सारे सेल्स जो हैं उनके पास सेम डेटा हो सकता है, लेकिन एवरी सेल विच हैज दैट डेटा इज यूनिक फॉर दैट सेल। उस सेल के लिए वो डेटा यूनिक होता है। लेकिन क्योंकि जो फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला क्या करता है? फॉर्मूला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बहुत सारे सेल्स के बीच में। तो क्योंकि एक वर्कशीट के अंदर बहुत सारे सेल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है यूजिंग द फॉर्मूलाज, तो एक सेल की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या करने लगती है? एक सेल की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिपेंड हो जाती है किस पे? अनदर सेल की वैल्यू पे। फॉर्मूलाज मेक अ सेल्स वैल्यू। फॉर्मूला क्या करता है? फॉर्मूला एक सेल की वैल्यू को क्या करता है? एक सेल की वैल्यू को डिपेंडेंट बनाता है किस पे? अदर सेल की वैल्यू पे। एक सेल की वैल्यू को डिपेंडेंट बनाता है अदर सेल की वैल्यू पे। क्यों?
इसलिए क्योंकि अब जो सेल्स हैं उनकी आपस में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं, हम चिल्ड्रन हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हमारे पेरेंट्स को कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ ऑटोमेटिकली हमको भी होती है। क्यों? क्योंकि वी आर इन अ रिलेशनशिप, हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। वी आर इन एन इमोशनल रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स। प्लस पेरेंट्स तो बहुत ही बड़ी बात होगी। अगर एक फ्रेंडशिप की भी बात करें, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब लोग हैं, हम लोग यूथ हैं। हमारे यूथ में हम बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स को कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो हम उस चीज को भी फील करते हैं। एज वेल एज अगर आप लड़ाई भी कर लेते हो अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो दिमाग आपका भी खराब होता है और उसका भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक की चीज पे फर्क पड़ता है और आप किसी अदर इंसान से एक रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, तो फर्क दोनों को पड़ता है, सिर्फ एक को नहीं। अगर किसी एक को पड़ रहा है तो वो रिलेशनशिप नहीं है। चलिए, तो रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर्मूलाज मेक अ सेल्स वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन अदर सेल्स। मतलब कि एक फॉर्मूला जहां एक वर्कशीट में मल्टीपल सेल्स को आपस में रिलेट कराता है और किसी एक सेल के अंदर अगर कोई भी चेंज हुआ है तो जितने एंटायर नंबर ऑफ सेल्स हैं जो उस पर्टिकुलर सेल पे डिपेंड कर रहे थे उन पे भी फर्क पड़ता है। चलिए, रेफर टू द एग्जाम्पल गिवन। इस एग्जाम्पल को देखिए आप, ये एग्जाम्पल देखिए आप, ये बनाया है मैंने क्या? ये मैंने बनाई है एक टेबल एबीसी स्टोर्स नाम की। क्या बनाई है? ये मैंने बनाई है एक टेबल एबीसी स्टोर्स नाम की, जहां पे मैंने आपके 4 एंट्रीज दी हैं, 4 कॉलम्स दिए हैं। क्या दिए हैं? 4 कॉलम्स दिए हैं। सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, ये 4 कॉलम्स हैं। इन चारों कॉलम्स में मैंने दी है कितनी? 3 एंट्रीज। कितनी एंट्रीज? मैंने इन चारों कॉलम्स में दी हैं 3 एंट्रीज। सीरियल नंबर 1 XYZ 20 35 15 5 to 4। देखिए, दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अब देखो इसमें हुआ क्या, इस पूरी टेबल को ध्यान से देखो जरा, इस पूरी टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक टेबल है आपकी एबीसी स्टोर्स नाम की। दिस इज अ टेबल विद द नेम एबीसी स्टोर्स। इस टेबल में आपको 5 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं और हर एक कॉलम में 3 डेटा एंट्रीज है। मतलब देयर आर कितनी रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है ये? कितनी रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है ये? कितनी रोज एंड कॉलम्स? R इंटू सी कितना है? R इंटू सी कितना है? कितना है R इंटू सी? R इंटू सी है आपका। इसमें हमने कहा है आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी किसी टेबल की बात होती है तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस टेबल की साइज का, एक टेबल की साइज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा रोज इनटू कॉलम्स ही होता है। देयर आर हाउ मेनी रोज? रो 1, रो 2, रो 3 एंड कॉलम्स कितने हैं? कितने कॉलम्स हैं इसमें? देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। चलो, कितने कॉलम्स हैं? देयर आर 5 कॉलम्स। देयर आर 5 कॉलम्स। तो ये पूरी टेबल का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? कितना होगा इस टेबल का कॉन्फ़िगरेशन? इस टेबल का कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, इस टेबल का कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 3 रोज इंटू 5 कॉलम्स। तो साइज क्या है इस टेबल की? 3 रोज इंटू 5 कॉलम्स। चलिए मेन बात पे आते हैं। ये आपकी एक टेबल है जो आपने कहाँ क्रिएट की है? एक 3x5 की टेबल है। दिस इज अ 3 into 5 टेबल जो आपने कहाँ क्रिएट की है? जो आपने क्रिएट की है किसके अंदर? वर्कशीट के अंदर। ये टेबल आपने क्रिएट की है वर्कशीट के अंदर। चलिए, वर्कशीट के अंदर हमने ये टेबल क्रिएट कर दी है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लग रहा है। देखो, ये आपका कॉलम है सीरियल नंबर, इसमें आपने 3 एंट्रीज दी है। ये आपका आइटम कॉलम है XYZ, प्राइस कॉलम है, क्वांटिटी कॉलम है। अब इस जो वैल्यू कॉलम दिख रहा है ना, ये जो वैल्यूम कॉलम लग रहा है, ये जो वैल्यू कॉलम है, इस वैल्यू कॉलम के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्रीज आपके एक फॉर्मूला से आई हैं। किससे आई हैं? वो सारी की सारी एंट्री आई हैं आपकी एक फॉर्मूला से, जिसका फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। देखिए ये फॉर्मूला कैसे लगा होगा। ये जो हमारी वैल्यू कॉलम है ना, ये जो हमारा वैल्यू कॉलम है, इस वैल्यू कॉलम के अंदर कितनी एंट्रीज आनी चाहिए थी? इस वैल्यू कॉलम के अंदर कितनी एंट्रीज आनी चाहिए थी? इसमें आनी चाहिए थी 3 एंट्रीज, 1 2 एंड 3। 3 एंट्रीज आनी चाहिए थी। यहाँ पे आपने क्या लगाया? यहाँ पे आपने लगाया एक फॉर्मूला। और हम सब जानते हैं फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? एक कैल्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर फॉर्मूला स्टार्ट होता है हमेशा इक्वल्स टू से। इक्वल टू किया, इक्वल करने के बाद हमने किया प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या किया हमने? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इस पर्टिकुलर रो के लिए प्राइस कितनी है? 20, क्वांटिटी कितनी है? 5। तो क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा। क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा? नहीं, ये बताया गया है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी है। प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होगा? सपोज करो
इसका कोई कॉलम नंबर है। कॉलम को कैसे एड्रेस करते हैं हम? कॉलम को एड्रेस करते हैं एज A B C D E एंड दिस इज 1 2 एंड 3, या फिर इसको 4 5 6 ले लेते हैं क्योंकि इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है 4 5 6। ठीक है, तो जो पहला वैल्यू निकल रहा है वैल्यू कॉलम के अंदर, ये जो पहला वॉल्यूम निकल रहा है, जो पहला वैल्यू निकल रहा है वैल्यू कॉलम के अंदर, ये एक्चुअल में 20 इंटू 5 है, ये जो है ये 35 इंटू 2 है, और 15 इंटू 4 है कितना 60। ये चल रहा है, क्या चल रहा है? 20 इंटू 5 100, 35 इंटू 2 70, 15 इंटू 4 60, ये चल रहा है। मतलब कि लास्ट कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं एक एक सेल के अंदर, वो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं उन सेल के अंदर वो एक्चुअल में प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आएगा आपका? इक्वल्स टू साइन रहेगा ही रहेगा, इक्वल्स टू साइन रहेगा, एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू साइन होगा क्या? यहाँ पे आएगा, ये कौन सा है? सबसे पहले वाले को लेके चलो, 24, ये है। इसका एड्रेस क्या हुआ? क्या हुआ इसका एड्रेस? इसका एड्रेस कितना हुआ? इसका एड्रेस हुआ है C4। इसका एड्रेस कितना होगा? इसका एड्रेस कितना होगा? इसका एड्रेस होगा D4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बनेगा? जल्दी से क्या फॉर्मूला बनेगा? पहले वाले सेल की, इस वैल्यू कॉलम के अंदर जो पहला वाला सेल है, दैट मींस E4। कितना? E4, E एंड 4, E4 जो पहला वाला सेल है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी C4 इंटू D4। ये होगा, क्या होगा? C4 इंटू D4। कैसे हुआ? हमने क्या किया? हमने C4 जितना, C4 पे जो वैल्यू है, इस सेल में जो वैल्यू है और D4 में जो वैल्यू है, उनका मल्टीप्लिकेशन, C4 की वैल्यू का और D4 की वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आंसर होगा किसका? E4 का। जो वैल्यू होगी वो E4 की ये होगी। सिमिलरली आप क्या करेंगे? जैसे ये C4 इंटू D4 था, इस पर्टिकुलर वैल्यू को पाने के लिए C4 इंटू D4 कितना हुआ? C4 इंटू D4 कितना हुआ? क्या वैल्यू आएगा? क्या वैल्यू आएगा? फटाफट से बता दो। C4 इंटू D4 दैट मींस 20 इंटू 5 दैट इज 100। तो 100 हमको यहाँ पे मिल चुका है। सिमिलरली इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा C5। क्या आएगा? C5, C कॉलम 5th रो, C5 इंटू D5 कितना आएगा? 35 इंटू 2 70। चलिए नेक्स्ट 70, फिर आएगा आपका क्या? फिर आएगा आपका कितना? C6। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, बहुत ही अच्छे। C6 इंटू D6 कितना हुआ? C6 इंटू D6 कितना हुआ? C6 इंटू D6 कितना हुआ? 15 इंटू 4 कितना? जल्दी से, फटाफट से, 60। तो क्या वैल्यूज आ रही हैं आपके वैल्यू कॉलम के अंदर? वैल्यू कॉलम के अंदर जहां पे 3 सेल्स दिए हुए हैं, E4, E5, E6, कितना? E4, E5, E6। तो E4 पे कितना है? 100, E5 पे कितना है? 70 एंड E6 पे कितना है? 60। ये आ गया। तो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हर एक सेल पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है। तो मतलब कि ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ना, C4 इंटू D4 100, C5 इंटू D5 70, C6 इंटू D6 60। आ गया। अब ये जो यहाँ पे लाइन लिखी थी ना, फॉर्मूलाज मेक अ सेल्स वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन द अदर सेल्स। क्या? एक सेल की वैल्यू, फॉर्मूला अगर आपने किसी भी सेल में लगा दिया, यहां पे हम सेल ई के अंदर, ई कॉलम के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, इस ई कॉलम के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, E4, E5, E6, उन सारे के सारे सेल्स में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में कहीं भी अगर मैं कोई भी चेंज करती हूं, देखो, अगर मैंने सपोज करो, अगर पहले वाली वैल्यू की हम बात करें, अगर हम 100 की बात करें, मैंने क्या किया? मैंने C4 की वैल्यू को 20 से कट करके कितना कर दिया? मैंने उसको कर दिया 30। क्या किया? C4 की वैल्यू जो हमारी 20 थी उसको मैंने कर दिया 30। अब जब ये 30 हो गया और इस पर्टिकुलर कॉलम में, दैट इज E4 में, इस सेल में क्या दिया हुआ था? इस सेल में दिया हुआ था C4 इंटू D4। ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली आपका ये था 20 इंटू 5 कितना? 100। लेकिन अब आप सबको पता है कि C4 की वैल्यू क्या हो चुकी है? C4 की वैल्यू कट के हो चुकी है 30। सो 30 इंटू 5 दैट इज 150। तो मतलब क्या हुआ कि अगर
एक पर्टिकुलर सेल में जो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो सेल्स हैं हमारे C4 है और D4 है, इन दोनों का फॉर्मूला बना के हमने किस में डाला है, E4 में। तो अगर C4 में कोई चेंज हो रहा है, C4 में अगर कोई चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो E4 है वो भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मेरा E4 है वो भी चेंज हो जाएगा। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज E4 के अंदर हमने दिया है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कौन से सेल नंबर को रखता है, C4 सेल को कंटेन करता है। तो ये जो लाइन है ना, दैट फॉर्मूलाज मेक अ सेल्स वैल्यू डिपेंडेंट अपॉन अदर सेल, मतलब कि इस सेल की वैल्यू अब E4 सेल की, दैट इज E4, कौन सा सेल, ये वाला सेल, ये जो सेल है ना, इसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करने लगी है किस पे, C4 पे एंड D4 पे। The value of E4 is now dependent upon C4 and D4 and any change made into either of these two cells, किसी भी इन दोनों में से किसी भी सेल में अगर कोई भी डेटा वैल्यू में कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी चेंज होता है, दोनों में भी हो सकता है, किसी एक में भी हो सकता है, एज वेल एज आप यहाँ पे ऑपरेशन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आप आगे चल के इसको प्लस कर सकते हो। तो मतलब कि C4 और D4 में कोई भी अगर चेंज होता है, अगर C4 और D4 में कोई भी चेंज होता है तो इवेंचुअली आपको वो चेंज E4 में भी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब जो E4 की वैल्यू है वो डिपेंड हो चुकी है C4 पे और D4 की वैल्यू पर। इज इट क्लियर? आई होप ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़े। द कॉलम वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसे हमने आपको क्या बोला, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि ये वैल्यू की जो कॉलम है, वैल्यू जो कॉलम है, अब वो किस पे डिपेंड हो गया है, अब वो डिपेंड हो चुका है ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी। ये जो वैल्यू में रिस्पेक्टिव सेल्स है ना, इस वैल्यू कॉलम के अंदर जो रिस्पेक्टिव सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल किस पर्टिकुलर सेल्स पे या किन पर्टिकुलर सेल्स पे डिपेंड हो चुके हैं। ये सारे के सारे सेल्स, ये सारे के सारे सेल्स अब डिपेंडेंट है किस पे, ये सारे सेल्स अब डिपेंडेंट है क्वांटिटी एंड प्राइस पे, क्वांटिटी एंड प्राइस पे, क्वांटिटी एंड प्राइस पे। हर एक सेल क्वांटिटी और प्राइस पे अब डिपेंडेंट हो चुका है। चलो ओके, अब देखिए, वैसे तो ये चीज यहां पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूं। अब देखना, ये तीनों के तीनों सेल्स, ये तीनों सेल्स इन पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। अब ये जो आपको लास्ट सेल दिख रहा है, ये जो लास्ट सेल दिख रहा है, ये एक्चुअल में बताएं क्या है, इसमें क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें बताओ क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें ये फॉर्मूला लगा हुआ है इस सेल के अंदर, दैट इज अगर ये A है, B है, C है, D है, E है, और ये 1 है, 2 है, या 4 5 6 ले लीजिए, और ये 4 है, 5 है, 6 है, तो इसमें क्या लगा हुआ है बता देते हैं। इस सेल के लिए मतलब कि E6 के लिए, या 7 कर लो इसको, ठीक है, E7 के लिए, E7 जो मेरा सेल है, E7 जो मेरा सेल है उसमें क्या फॉर्मूला है, उसमें लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है क्या, उसमें लगा हुआ है आपका E4 प्लस E5 प्लस E6। क्या लगा हुआ है E7 के अंदर, E7 के अंदर मिलेगा आपको ये वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। मतलब कि अगर इन तीनों में कोई भी चेंज होता है, देखिए ये तीनों इन पे डिपेंडेंट है, अगर इनमें कोई चेंज हो रहा है तो इसमें चेंज होगा। ये जो सेल है ये इन तीनों पे डिपेंडेंट है, अगर इनमें कोई चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा। मतलब कि समझ रहे हो ना आप, जिस भी सेल में हम फॉर्मूला लगाते हैं वो सेल ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाता है ऑन अदर सेल्स जो पर्टिकुलर उस सेल के अंदर फॉर्मूला में इंक्लूडेड है। वो सेल्स जो एक फॉर्मूला का पार्ट हैं उन पे उस सेल की वैल्यू जिसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है वो डिपेंड हो जाता है। तो फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा इसका, बताया है क्या कमेंट में? मैं उम्मीद करती हूं कि आपने कमेंट में इसका आंसर जरूर बताया होगा। E4 की वैल्यू कितनी है, कितनी है E4 की वैल्यू, जल्दी से बता दो। E4 की वैल्यू कितनी है, E5 की वैल्यू कितनी है, E6 की वैल्यू कितनी है। E4 की वैल्यू है 100 प्लस 70 प्लस 60, कितना हुआ 100 प्लस 130, दैट इज इक्वल इनटू कितना कितना 230। देख लिया, ये आंसर है। मतलब कि अगर इनमें कोई चेंज है तो इसमें चेंज होगा, इसमें कोई चेंज है तो इसमें कोई चेंज होगा।
समझ गए हो? ये होता है आपका डिपेंडेंसी ऑफ अ सेल ऑन अनदर सेल। अगर फॉर्मूला आ जाता है तो जब भी किसी सेल के अंदर हम फॉर्मूला दे देते हैं तो वो सेल की वैल्यू ऑटोमेटिकली उन सेल्स की वैल्यू पर डिपेंडेंट हो जाती है जो कि फॉर्मूला का पार्ट है। चलिए, द कॉलम वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसे कि हम सब जानते हैं प्राइस और क्वांटिटी पे वो डिपेंड हो चुका था, क्योंकि वैल्यू हमेशा इक्वल जा रहा था किसके? प्राइस इनटू क्वांटिटी के। इफ प्राइस और क्वांटिटी चेंजेस, हमने जैसे ये अभी डिस्कस कर लिया है कि अगर प्राइस और क्वांटिटी चेंज हो जाती है, प्राइस और क्वांटिटी में अगर कोई भी चेंज आता है, जो प्राइस हमारा कॉलम था और जो क्वांटिटी कॉलम था, याद रखना प्राइस कॉलम था, उसके किसी भी सेल में अगर कोई भी चेंज आता है तो अल्टीमेटली वैल्यू में जो सेल है जिसमें वो फॉर्मूला ये लगा हुआ है, जिसमें उस सेल का नेम दिया हुआ है या उस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सेल में भी चेंज आएगा। इफ प्राइस और क्वांटिटी चेंजेस, वैल्यू आल्सो चेंजेस। ऑफ कोर्स अगर प्राइस और क्वांटिटी में किसी भी सेल में कोई भी चेंज आता है तो वैल्यू के सेल्स में भी चेंज आ रहा है, वैल्यू कॉलम के जितने भी सेल्स हैं उसमें भी चेंज आ रहा है। चलिए, क्रिएट योर ओन वर्कशीट। अभी हमने क्या जाना कि हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, और फॉर्मूला क्या करता है? फॉर्मूला क्रिएट करता है, एस्टैब्लिश करता है एक रिलेशनशिप अमंग वेरियस सेल्स इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उनके बीच में वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। एज वेल एज, क्योंकि रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, एनी चेंज मेड इन एनी सेल इन द वर्कशीट, पूरी इंटायर वर्कशीट में किसी भी सेल में अगर कोई भी चेंज होता है जो कि एक फॉर्मूला का पार्ट है, तो जिस सेल के अंदर उस सेल एड्रेस को दिया हुआ है उस सेल में भी चेंज आ जाएगा। अब हम क्रिएट करने वाले हैं हमारी खुद की वर्कशीट। चलिए जल्दी से हम अपनी खुद की एक वर्कशीट क्रिएट करेंगे। फर्स्टली एंटर द फर्स्ट 3 रोज। ये जो हमने टेबल बनाई थी ना, ये जो हम कितने बाय कितने की टेबल बनाई थी, हमने बनाई थी कितने बाय कितने की टेबल? 3 into 3 rows and 5 columns। 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं भैया। कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम्स हैं। तो 5 कॉलम्स की हमने क्या बना ली थी? हमने बना ली थी टेबल। 5 कॉलम्स एंड 3 रोज की हम टेबल बना चुके थे। 5 कॉलम्स एंड 3 रोज की हम टेबल बना चुके थे, या फिर कह लीजिए कि 3 रोज एंड 5 कॉलम्स की हम टेबल बना चुके थे। ठीक है, 3 by 5 की हम टेबल बना चुके हैं। अब ये टेबल मैंने बनाई कैसे है वर्कशीट के अंदर, ये हम देखने वाले हैं। फर्स्टली एंटर द फर्स्ट 3 रोज। क्या एंटर करोगे आप पहले पहली की 3 रोज जो है उनको एंटर कीजिए एज इन द फिगर, देन मूव टू द नेक्स्ट रो। नाउ एंटर द हेडिंग एज। क्या करना है? पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए अपनी वर्कशीट पे, पहली रो को देखिए। इस पहली रो में आप एंटर करने वाले हो क्या? आप यहाँ पे एंटर करने वाले हो हेडिंग्स। आप यहाँ पे एंटर करोगे हेडिंग्स आपने एंटर की कैसे? सीरियल नंबर। सबसे पहली हेडिंग आएगी आपकी सीरियल नंबर इन फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम में आपकी पहली हेडिंग आएगी सीरियल नंबर, मतलब ये है आपका ABCDE, और इसकी मार्किंग ले लेते हैं हम 5 6 7 8 9। ये आपकी रोज चल रही हैं। ठीक है, ये आपकी रोज चल रही हैं और ये आपके कॉलम्स हैं, ये आपके कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया हमारी टेबल वर्किंग ऑन A5th जो हमारा सेल है, हमारा जो A5th सेल है वहां पे हम सबसे पहली एंट्री देंगे, दैट इज सीरियल नंबर। फिर आएंगे हम B5 सेल में। किससे आएंगे? B5 सेल में। और B5 सेल पे हम कैसे आएंगे? यूजिंग द टैब। आप अपने कीबोर्ड्स में चाहें तो टैब की को प्रेस कर सकते हैं। टैब की ऑटोमेटिकली क्या करेगी? आपके करंट सेल पोजीशन को राइट हैंड साइड पे मूव कराना शुरू कर देगी। टैब क्या करता है? टैब आपके करंट सेल से उसके राइट हैंड साइड पे जो सेल है वहां पे जंप कर जाता है। कीबोर्ड में जो टैब की होती है ना, टैब की, वो किस लिए यूज होती है? वो टैब की ही होती है जो आपको अपने करंट सेल से राइट में जो सेल दिया हुआ है उस पे जंप करवाती है। तो सीरियल नंबर से हम कहां जंप करने वाले हैं? हम आइटम पे जंप करने वाले हैं। आइटम हम यहां पे देंगे। इस सेल के अंदर मैंने डेटा एंट्री दी है आइटम, सेकंड कॉलम में B5। देखो ऐसे चल रहा है, रो वाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? रो वाइज। A5 B5 C5 D5 एंड E5। तो मैंने ना अपनी टेबल की हेडिंग्स दे दी है। लीव एंट्रीज फॉर वैल्यू कॉलम। वैल्यू कॉलम के लिए जितनी भी एंट्रीज हैं, इस वैल्यू कॉलम के लिए जितनी भी एंट्रीज हैं, आप उन सबको लीव कर देना। ये चीज क्रिएट करने के बाद, ये चीज जो आपने क्रिएट की है ना, ये चीज क्रिएट करने के बाद
ये पूरा का पूरा जो सेल वैल्यू है, ये जो पहला हमारा हेडिंग कॉलम है, हेडिंग रो है, उसको क्रिएट करने के बाद यूजिंग टैब की, अपने कीबोर्ड्स में टैब की का यूज कीजिए। उन टैब कीज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हर एक हेडिंग के अंदर जितनी चाहे उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं। बस ये जो वैल्यू कॉलम दिया हुआ है ना, ये जो वैल्यू कॉलम दिया हुआ है उसकी एंट्रीज छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, now to obtain the values in the fifth column, place the cell pointer in this column next to value 5 of quantity, that means E6। देखिए, ये था आपका, ये पूरी टेबल जा रही थी आपकी, सीरियल नंबर 1, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी। वर्कशीट के अंदर यही टेबल कुछ इस तरीके से दिखेगी। जो मैं अलग से अभी आपको दिखा रही थी ना, वो टेबल एक वर्कशीट के अंदर कैल्क सॉफ्टवेयर में ये जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। ए देखिए, A5 पे क्या आया, सीरियल नंबर, B5 पे आया आइटम, C5 पे आया प्राइस, D5 पे आया क्वांटिटी, E5 पे आई वैल्यू। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके मैंने 6, 7, 8 में कोई ना कोई वैल्यूज दी हुई हैं। चलो ठीक है, ये चीज तो मैम क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे, हमने इन वैल्यूज को छोड़ के रखा था। किनको? इन वैल्यूज को छोड़ के रखा था, इन वैल्यूज को छोड़ के रखा था। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाना था फॉर्मूला, और हम सब जानते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू कॉलम के अंदर, इस वैल्यू सेल के नीचे जितनी भी एंट्रीज दी है वहां पे क्या फॉर्मूला लगाया है। मतलब कि इस पर्टिकुलर सेल पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है, देखिए C6 इंटू D6 लगा हुआ है। C6 मतलब कि C6 ये वाली वैल्यू इंटू D6 ये वाली वैल्यू, 20 इंटू 5 तभी तो 100 आ रहा है। और देखना इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, मतलब E6 के अंदर हमने क्या किया, E6 के अंदर हमने किया है C6 इंटू D6, ये फॉर्मूला लगाया E6 के अंदर। E6 के अंदर हमने क्या किया, E6 के अंदर हमने ये फॉर्मूला लगाया है C6 इंटू D6। अब देखो, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो फॉर्मूला मैंने लगाया है ना, दैट इज C6 इंटू D6, वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला बार पे लिखा दिख जाएगा। देखो दिख रहा है, किसी भी सेल के अंदर जहां हम करंटली अभी हैं, जहां करंटली मेरा सेल पॉइंटर है, वो पर्टिकुलर सेल हाईलाइटेड है, उसके अगल बगल ब्लैक बाउंड्रीज हैं, तो किसी भी सेल के अंदर अगर मैंने कोई भी फॉर्मूला लगाया है तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होने लगता है। ये कहानी होती है किसी एक फॉर्मूला बार की। किसी भी करंट सेल में अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले होने लगता है। एज वेल एज अगर आप चाहें तो किसी करंट सेल को बस सिलेक्ट कीजिए, उस सेल के अंदर आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो सेल सिलेक्टेड होना चाहिए, उस पे अपना सेल पॉइंटर होना चाहिए, फॉर्मूला बार पे चाहिए, और फॉर्मूला यहां भी आप लिख सकते हो। जैसे ही आप फॉर्मूला यहां पे लिखोगे, ये फॉर्मूला इस पर्टिकुलर सेल में इंप्लीमेंट हो जाएगा। वाइस वर्सा केस है। चलो एंटर द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला एंटर किया मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एंटर हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला एंटर हो रहा है किसमें, E6 के अंदर। E6 के अंदर फॉर्मूला क्या एंटर हो रहा है, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, E6 सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला एंटर हो रहा है, C6 इंटू D6। तो इस तरीके से एक जो फॉर्मूला है वो कैसे हम एक वर्कशीट में लगा सकते हैं। चलो, The moment you enter the formula, you see the calculated result gets displayed on the worksheet. जिस वक्त आप फॉर्मूला को एंटर करोगे ना किसी भी सेल के अंदर, जिस वक्त आपने फॉर्मूला को एंटर किया हुआ है E6 सेल के अंदर, उसी वक्त आपको कैलकुलेटेड रिजल्ट देखिए दिख रहा है। जैसे ही आपने इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला डाला होगा, आपने इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला डाला होगा, इस सेल के अंदर आपने डाला होगा C6 इंटू D6, ये डाला होगा इक्वल्स में, ये डाला होगा। जैसे ही आप ये डालोगे ना, वैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो काउंट होकर आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। कैलकुलेटेड वैल्यू इन द करंट सेल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इन द सेल। इस सेल के अंदर जो आपने फॉर्मूला लगाया था उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गई है, और इस पर्टिकुलर सेल का जो फॉर्मूला है वो मुझे फॉर्मूला बार पे दिख रहा है। कैलकुलेटेड वैल्यू यहीं पे दिख रही है, लिखा आपने फॉर्मूला इसी सेल के अंदर था, याद रखो इस सेल के अंदर आपने लिखा था C6 इंटू D6। जैसे ही लिखा, एंटर प्रेस किया, लिखा और एंटर प्रेस किया, आपको मिलती है इस सेल के अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन अगर आपको किसी भी सेल के अंदर अगर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, ये पता करना है, क्योंकि यहाँ पे तो एक नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है 100, हम कैसे पता करें, आज मैंने ये बना दी, अगर कोई और इंसान आता है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो 100 है ये वैल्यू कैसे आई है।
क्या एक यूजर ने नॉर्मली इसको ऐसा ही डेटा दिया है या ये किसी एक फॉर्मूला से आई है, किसी दो पर्टिकुलर सेल वैल्यूज के बीच में ऑपरेशन की हेल्प से। ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 100 आया हुआ है ये एक्चुअल में एक नॉर्मल डेटा है या फिर एक दो सेल वैल्यूज की कैलकुलेटेड डेटा है? ये पता करने के लिए ही फॉर्मूला बार का यूज होता है। जैसे ही आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है जिसकी वजह से ये 100 आया है, जिसका रिजल्ट 100 आया है, उस फॉर्मूला का डिस्प्ले आपको फॉर्मूला बार में जरूर होगा। इससे क्या होगा ना, इससे आपको ये पता चलेगा कि इंटायर वर्कशीट में अगर आप किसी भी सेल पे चले जाओ, अगर उस सेल के अंदर जो डेटा गिवन है वो एक नॉर्मल डेटा है या फिर एक कैलकुलेटेड डेटा है, एक फॉर्मूला बेस्ड डेटा है। चलिए, क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, फटाफट से बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। द मोमेंट यू एंटर द फॉर्मूला यू सी द कैलकुलेटेड रिजल्ट गेट्स डिस्प्लेड ऑन द वर्कशीट। Now copy this cell onto the rest two cells of the value column that is on E7 and E8. अब देखो क्या करना है, आपने देखा एक चीज, आपने क्या देखा कि चलो ठीक है, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसके लिए मैंने कर दिया इक्वल्स टू C6। क्या किया मैंने इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने किया क्या किया मैंने, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया था C6 इंटू D6। चलो मैम आपने फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन सपोज करूं यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल वैल्यू नहीं है जिसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ, मैं इस सेल पे भी ये फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ, बस जो सेल रेफरेंसेस हैं, जो सेल एड्रेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसके लिए भी लगाना चाहती हूँ, इसमें जो सेल एड्रेसेस दिए हुए हैं वो चेंज हो जाएंगे। फॉर्मूला वही है कि मल्टीप्लिकेशन होना है दो सेल वैल्यूज के बीच में, पर जो सेल एड्रेसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसके लिए हम यूज कर रहे थे कौन सा, इसके लिए हम यूज कर रहे थे कौन सा, C6 एंड D6। चलो इस पर्टिकुलर सेल वैल्यू को पाने के लिए हम यूज करेंगे C7 एंड D7। इसको पाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, C8 एंड D8। मतलब कि अगर मैं अलग अलग इस पर्टिकुलर वैल्यू कॉलम के अंदर अलग अलग सेल्स में अगर एक फॉर्मूला लगाना चाहती हूं तो मुझे हर सेल के लिए अलग अलग फॉर्मूला देने पड़ेंगे। मतलब कि अगर मुझे इसके लिए लगाना है तो अब ये जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, वो फॉर्मूला मेरा इस तरीके से बन जाएगा। कैसा बनेगा, C7 इंटू D7। और ये जो मेरा फॉर्मूला है ये किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा आपका इक्वल्स टू क्या होगा, ये C8 इंटू D8। क्या होगा ये होगा आपका C8 इंटू D8। चलो ओके, C6 इंटू D6, C7 इंटू D7, C8 इंटू D8, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा हर एक सेल के लिए। चलो ठीक है, लेकिन इसमें आपको लग नहीं रहा है कि मैम चलो ये तो बहुत ही छोटी टेबल है, ये तो बहुत ही छोटी टेबल है, अ टेबल विथ 3 एंट्रीज, केवल 3 एंट्रीज हैं तो अलग अलग सेल के लिए मैं अलग अलग फॉर्मूला दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि एक वर्कशीट के अंदर होती है कितनी रोज होती हैं, 65,536 रोज, एंड कॉलम्स कितने होते हैं, 1024 कॉलम्स। तो हो सकता है कि इस एंटायर वर्कशीट में एक बहुत बड़ी मैं टेबल दूं जिसमें 100 और 200 कॉलम्स हो या 100 और 200 रोज हो। अब ऐसे में किसी एक कॉलम की 100 एंड 200 एंट्रीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला देना क्या फीजिबल है, क्या ये चीज फीजिबल है, नहीं है। तो इस चीज को अडेप्ट करने के लिए, इस चीज को कंपनसेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है रेफरेंसिंग। क्या नाम होता है उसका, नाम होता है रेफरेंसिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही फॉर्मूला को, सेल रेफरेंसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं या फिर एक ही फॉर्मूला को रिलेटिवली हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑन मल्टीपल सेल्स इन अ सिंगल कॉलम। एक सिंगल कॉलम में अगर मल्टीपल सेल्स में मुझे एक ही फॉर्मूला लगाना है विद डिफरेंट सेल एड्रेसेस, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के रेफरेंसिंग होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के रेफरेंसिंग होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के रेफरेंसिंग होते हैं। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस, ये 3 तरीके के रेफरेंसेस हैं जो आप पढ़ने वाले हो। चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर एक सेल के लिए अगर आप एक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो उन हर एक सेल पे आपको फॉर्मूला देना होगा। क्योंकि अभी हमने रेफरेंसिंग नहीं देखी है तो मैं आपको अभी मैन्युअली ये चीज करके बता रही हूं कि अगर हर एक पर्टिकुलर कॉलम में अलग अलग सेल्स में अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो मैं उनको दे सकती हूँ बाय। एक तरीका है कि आप हर एक सेल पे जाओ और सेल एड्रेसेस को चेंज करके वो सेम फॉर्मूला वहां पे
कॉपी कर दो। कैसे? देखिए क्या हो रहा है, सेम फॉर्मूला है, बस सेल एड्रेस चेंज है। सेम फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, बस सेल एड्रेस चेंज है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बस सेल एड्रेस चेंज है। तो फॉर्मूला वही है, बस सेल एड्रेस चेंज है। तो अलग अलग कॉलम्स पे जाइए, अलग अलग सेल्स पे जाइए और ये फॉर्मूलाज लगा दीजिए। पहला तरीका तो है ये। Now copy this cell onto the rest two cells of the value column, that is on E7 and E8. You will obtain all the values for the value. आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल का जो डेटा दिया हुआ है, मतलब कि E6 के अंदर जो आपने फॉर्मूला दिया हुआ है उसको कॉपी कीजिए, E6 सेल के अंदर जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था उसको कॉपी कीजिए और E7 और E8 में जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। वहां पे क्या होगा, the rest two values of this volume column is value column, that is on E7 and E8. You will also obtain the values for the value. You will also obtain all the values for the value. वैल्यू कॉलम के लिए आपको सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन ये एक बहुत ही मैनुअल टास्क है, बहुत मैनुअल टास्क है। इस चीज को हम कंपनसेट कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं विद अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, दैट इज रेफरेंसिंग। चलो ओके, ये चीज क्लियर हुई है। अब बात करेंगे ऑपरेटर्स की एंड फंक्शंस की फॉर्मूला के अंदर। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, आप एक फॉर्मूला में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, कंपैरिजन भी, और ना जाने कितने ही ऐसे ऑपरेशंस हैं जो एक फॉर्मूला की हेल्प से आप परफॉर्म कर सकते हो। फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट एनालाइजेस डेटा ऑन अ वर्कशीट। फॉर्मूला क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि एक फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि फॉर्मूला वो इक्वेशन होती है जो क्या करती है, फॉर्मूला वो इक्वेशन होती है जो एनालाइज करती है डेटा को वर्कशीट के अंदर। एक वर्कशीट के अंदर किसी भी डेटा को, एक वर्कशीट के अंदर किसी भी डेटा को अगर हम एनालाइज कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट इज द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, इज इक्वल्स टू ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। एडिशन हो रहा है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक इक्वेशन है। क्या है? ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है और हम सब जानते हैं, हमारे प्रीवियस सेशन में हम ये चीज अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, कुछ नहीं करना है, पॉज कीजिए इस वीडियो को यहीं के यहीं, जी हाँ, इस वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए मेरे इस चैप्टर की स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेशंस के अंदर। उन 2 सेशंस में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक फॉर्मूला में इक्वल्स टू साइन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी फॉर्मूला को इक्वल्स टू साइन से शुरू नहीं करते हो, एक फॉर्मूला इक्वल्स टू साइन से ही शुरू होता है, इट इज अ मस्ट, दिस थिंग इज अ मस्ट, ये चीज बिल्कुल मस्ट है, ये चीज बिल्कुल मस्ट है। कोई भी फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स टू साइन से ही शुरू होता है। अगर इक्वल्स टू नहीं लगाया है तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा और ऐसे का ऐसा आपके सेल में रिप्रेजेंट होने लगेगा। आपके सेल में ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होने लगेगा, C4 प्लस D4। मतलब कि अगर एग्जाम्पल लेके चले ना, अगर अच्छा से एग्जाम्पल लेके चले, मैंने यहाँ पे लिखा C4 की वैल्यू कितनी है और D4 की वैल्यू कितनी है, और E4 में मैंने क्या लगाया है, E4 में मैंने क्या लगाया है बता देते हैं, और फिर E4 में हमने क्या लगाया है। अब देखो, C4 की वैल्यू है 20, D4 की वैल्यू है 10, E4 में मैंने लगाया है एक फॉर्मूला। क्या लगाया है मैंने? E4 के अंदर फॉर्मूला लगा दिया है C4 प्लस D4। एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस किया, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा? इस E4 की वैल्यू में क्या आ जाएगा, C4 प्लस D4, दैट मीन्स 20 प्लस 10 दैट इज 30। ये आएगी आपकी वैल्यू। और देखिए ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड होगी। ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि राइट अलाइंड होगी ही होगी। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, राइट अलाइंड होगी कि लेफ्ट अलाइंड होगी? राइट अलाइंड होगी, हाँ जी। न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा किसी भी सेल के अंदर राइट अलाइंड ही होती है बाय डिफॉल्ट। चलो चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं इसकी। अगर मैंने इसके अंदर सेम फॉर्मूला लगाया है, मैंने इसके अंदर सेम फॉर्मूला लगाया है, आई हैव अप्लाइड द सेम फॉर्मूला इनसाइड द E4। अगर मैंने इक्वल्स टू साइन ना यूज किया होता और सिंपली ये लिखा होता C4 प्लस D4, तो अब और एंटर प्रेस किया होता, और अगर एंटर प्रेस किया होता तो क्या होता, क्या होता, व्हाट विल बी द वैल्यू इन E4? E4 अल्टीमेटली किस चीज में रिजल्ट करता, E4 रिजल्ट करता C4 प्लस D4 कि मतलब दिस विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल टेक्स्ट, एक टेक्स्ट की तरह ये डिस्प्ले हो जाता।
ये इसका आउटपुट होता है, एंटर प्रेस करने के बाद आपको मिलता है ये, और इसमें आपको एंटर प्रेस करने के बाद मिलता है ये। ठीक है, तो आई सपोज ये थिंग आपको क्लियर हो चुकी है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। सो फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट एनालाइजेस डेटा ऑन अ वर्कशीट। आपसे कोई भी पूछता है, आपके एग्जाम्स में भी कोई पूछता है ना कि फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल बेधड़क होकर बोलना है कि फॉर्मूला होता है एक ऐसी इक्वेशन, फॉर्मूला होती है एक ऐसी इक्वेशन जो एनालाइज करती है डेटा को एक वर्कशीट के अंदर, एनालाइज करती है डेटा को एक वर्कशीट के अंदर। Formulas perform various operations on worksheet। एक फॉर्मूला की हेल्प से आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो अपने सेल डेटा पर। ऑफ कोर्स एक फॉर्मूला की हेल्प से आप बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो ऑन योर सेल डेटा। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन एटसेट्रा, लॉजिकल, बहुत से ऑपरेशंस हैं। बिल्कुल पेशेंस रखो, हम जब फंक्शंस में आगे बढ़ेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स हम फंक्शंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स ऑपरेशंस आपको समझ आ जाएगा। अभी बेसिक एरिथमेटिक में आपको जो बता रही हूं वो समझिए। एडिशन कर सकते हो आप दो सेल वैल्यूज के बीच में, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, यहां तक कि कंपैरिजन भी कर सकते हो। चलिए अच्छा कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन की बात करें। सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये है मेरा D4 और ये है मेरा E4। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, फटाफट से इसका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे कमेंट कर देना। चलो ठीक, ये है आपका F4। ओके चलो, D4 में वैल्यू दी है मैंने 20, E4 में वैल्यू दी है मैंने 40, और यहां पे मैंने लिख दिया है क्या? यहां पे मैंने लिखा है D4 इज ग्रेटर देन E4। क्या है? D4 इज ग्रेटर देन E4। तो अब, और हमने प्रेस किया है क्या? हमने प्रेस किया है एंटर। तो अब ये आपका एंटर है, ठीक है? ये एंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका एंटर। चलिए, जैसे ही आपने ये किया तो F4 के अंदर अब क्या वैल्यू आएगी ये मुझे कौन बताएगा? जल्दी से बता दो, कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे इसका आंसर दो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी। D4 के अंदर 20 है, E4 के अंदर 40 है, F4 में मैंने दिया है एक फॉर्मूला, D4 इज ग्रेटर देन E4। क्या जो मेरा D4 है वो E4 से बड़ा है? अगर है तो F4 के अंदर क्या आएगा, और अगर नहीं है तो F4 के अंदर क्या आएगा? मैं जानती हूं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं पढ़ाया है, पर एक कॉमन सेंस, एक बहुत ही कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। मैं चाहती हूं कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा एंगेज करें अपने आप को कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि यहां पे हम डेटा से डील करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए आपके कमेंट सेक्शंस में। समरी दे देखते हैं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर के इस टॉपिक में, दैट इज वर्किंग विद फॉर्मूलाज में, हमने क्या क्या पढ़ा है। फॉर्मूलाज कैन हैव न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। एक फॉर्मूला क्या क्या रख सकता है? फॉर्मूला अपने साथ रख सकता है एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक रेफरेंसेस ऑफ अदर सेल्स इन द वर्कशीट, रेंजेस ऑफ सेल, ऑपरेटर्स, फंक्शंस एटसेट्रा। एक फॉर्मूला क्या क्या कंटेन कर सकता है? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स मतलब क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये न्यूमेरिक कॉन्स्टेंसी तो है, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कह लीजिए या फिर न्यूमेरिक वैल्यू कह लीजिए, ये आपके न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं। रेफरेंसेस क्या रखता है? रेफरेंसेस ऑफ अदर सेल्स इन द वर्कशीट। क्या है ये कौन है? सेल रेफरेंसेस। कौन है ये? सेल रेफरेंसेस कह लीजिए। जिन सेल रेफरेंसेस मतलब जिन सेल एड्रेस पे, जिन सेल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, जिन पे एक फॉर्मूला लगने वाला है, एक मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, उनके रेफरेंसेस। एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है, हम एक्चुअली में उसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, लेकिन हम उसका एड्रेस देते हैं, दैट इज C4 एंड C5। जिस सेल के अंदर कोई वैल्यू है, हम उस पर्टिकुलर सेल का अगर एड्रेस आपको दे रहे हैं तो वो सेल्फ एड्रेसेस काम करते हैं एज सेल रेफरेंसेस। ये जो सेल एड्रेसेस हम देते हैं इन अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला के अंदर जो हम सेल एड्रेसेस देते हैं वो एक्ट करते हैं एज सेल रेफरेंसेस। फिर हम बात करेंगे रेंजेस ऑफ सेल्स। ये आगे जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाने वाली हूं, इसमें ये चीज हम बहुत डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन ठीक है, रेंजेस ऑफ सेल है तो मैं आपको बता देती हूं। रेंजेस ऑफ सेल में आता है रेंज इंडिकेटर। मैं आपको बता चुकी हूं, क्या बता चुकी हूं कि आप रेंज इंडिकेटर की हेल्प से रेंज बना सकते हो। किसकी हेल्प से?
रेंज इंडिकेटर की हेल्प से। रेंज इंडिकेटर मतलब कि आप किसी एक स्पेसिफिक रेंज की सेल्स के बीच में अगर कुछ कराना चाहते हैं, F5:C8, F5:C8, ये जो आपका रेंज है, ये जो आपका रेंज है, ये जो आपका रेंज है, इनके बीच में अगर आप कुछ कराना चाहते हो, दैट इज C8+5। इस पूरी रेंज में जितनी भी सेल्स हैं, इस F5 से लेके C8 तक, F5 से लेके G8 तक, F5 से लेके G8 तक में जितने भी सेल्स आते हैं, उन सब सेल वैल्यूज को आप प्लस करा दीजिए 5 से। हर सेल में F5 से लेके G8 के बीच में जितने भी सेल्स आते हैं, उन सारे सेल्स की वैल्यूज को आप 5 से ऐड करा देंगे और आपको मिल जाएगा एक रेंज इंडिकेटर। ये क्या है आपका? ये एक रेंज इंडिकेटर है। फिर आएगी बात ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। ऑपरेटर्स हम जानते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। फंक्शंस के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। वेरियस ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। एज वेल एज हम बहुत से फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला के अंदर। ठीक है? So this was all about how to work with formulas in spreadsheet tool OOCalc. कैल्क के अंदर आज हमने जाना कि कैसे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूला की हेल्प से कैसे जिस भी सेल में एक फॉर्मूला लगता है उस सेल की वैल्यू, जिस भी सेल में एक फॉर्मूला लगता है उस सेल की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाती है ऑन द वैल्यूज ऑफ द सेल जिनको हमने यूज किया था इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर जिन सेल एड्रेसेस का, जिन सेल रेफरेंसेस का हम यूज करते हैं, उन सारे के सारे सेल एड्रेसेस पे, उन सेल रेफरेंसेस पे हमारे करंट सेल जिसमें हम फॉर्मूला दे रहे हैं उसकी वैल्यू डिपेंड हो जाती है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कैसे एक वर्कशीट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो खुद का एक टेबल। चलिए, इसी के साथ आप सब जानते हैं कि mangetbeans.com आपका अपना mangetbeans.com लेकर आया है बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज। टॉप कोर्सेज हैं जी। क्या है? सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीओएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे के सारे हमारे कौन से कोर्सेज हैं? ये सारे के सारे बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज हैं। फटाफट से जाओ mangetbeans.com पे, ब्राउजर्स खोलो अभी अभी, जल्दी से ब्राउजर खोल लीजिए, mangetbeans.com डालिए, आपके सामने खुल के आएगा द मैंगेटबीन्स का ऑफिशियल वेब पेज, दैट इज दी होम पेज। उस होम पेज पे आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे इतने एक्साइटिंग कोर्सेज हैं। एक्सप्लोर कीजिए इन कोर्सेज को और चूज कीजिए द राइट कोर्स फॉर यू। इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। हर सब्जेक्ट का ई बुक आपको यही मिलेगा, आपको अपने मैंगेटबीन्स पर। कहीं ना मार्केट जाना है, ना ही कहीं सी एक्सटर्नल साइट पे जाना है आपको। आपका अपना मैंगेटबीन्स तो है, क्यों यहाँ वहां भटक रहे हो? यहाँ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और परचेज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक, केजी से लेकर 12 तक, मार्क माय वर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट। चलिए, ई नोट मिलता है, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के नोट्स आपको यही मिलते हैं। कहते हैं ना कि मैम पीडीएफ दे दीजिए, मैम नोट्स दे दीजिए, तो दे तो रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और परचेज कीजिए ई नोट या फिर ई बुक। इसी के साथ मैं शुभा कौशिक आप सबसे कहना चाहती हूं कि बताइए हमको कि ये वीडियो, ये सेशन आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो मैंगेटबीन्स के ऑफिशियल चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक एम है, आप हैं तो हम हैं, और हम सब यही चाहते हैं कि हम आपको जितना हो सके उतना फ्रीली एजुकेशन प्रोवाइड करें। सब्सक्राइब कर दिया ना? बेल आइकन दिख रहा है, उस पर प्रेस कर दो। जी हाँ, इसी के साथ साथ एक लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को। See you in next session. Thank you.